हो चुका, आपने देख लिया? ठीक है। ऑनलाइन में कोई नया है बेटा आज? ओके ओके, सो जो हम पढ़ चुके हैं एक बार बस उस वर्ड का नाम ले लेते हैं, अगर क्लैरिटी है तो बहुत अच्छी बात है। किसी को ऐसा लगता है कि नहीं मैम इसको एक सेकेंड रुक के जरा सा डिस्कस करना है, करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाएंगे। स्केर्सिटी इज क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया। सेकेंड आ गए थे रिसोर्सेस पे, इज दैट क्लियर? 5 M's क्लियर है बेटा? बहुत अच्छा। चॉइस, ओके। अलोकेशन, बॉयज भी बोल सकते हैं, हाँ, मतलब इतना बोल सकते कि सुनाई दे मुझे। ऑल राइट। इक्विलिब्रियम, यहाँ पे आना है। 3 ही वर्ड करे हमने, 3-4 वर्ड बस, और उसके बीच में बहुत सारा चले गए थे ना हम लोग, कहीं कहीं पे आलू के पराठे खाने और पता नहीं क्या क्या, है ना। चलो भाई सॉरी, खाने का एग्जाम्पल कम से कम लेने की कोशिश करेंगे, हो नहीं पाएगा वैसे। चलो, क्या होता है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम, दिस इज इक्वल, राइट। इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि वो हमेशा किसी भी दो वेरिएबल्स को बराबर करने में लगा है, ठीक है। अब वेरिएबल्स मतलब क्या? एग्जाम्पल दिया आपने, ओके, मैंने मीनिंग पूछा। वेरिएबल्स, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए उन्हें वेरिएबल्स पता होना चाहिए। अब चलो मान लेते हैं 2-5 साल पहले पढ़ी हुई चीजें कहाँ याद रहती है? नहीं, बहुत पहले पढ़ा था ना। जिसकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती वो वेरिएबल, वाह वाह, बहुत पसंद आया मुझे मीनिंग। वेरिएबल्स, ओके, वेरिएबल्स मतलब ऐसे कोई भी एट्रीब्यूट्स जिनकी वैल्यू वेरी हो सकती है या फिर क्या हो सकती है बेटा? चेंज। So variables are those attributes that tend to vary, whose values does not remain same or fixed. Now what are that attributes? आपकी लाइफ के भी कुछ वेरिएबल्स है तो चेंज होते जा रहे हैं। अभी मैंने ऐसे ही मजाक में बोला, अलग अलग उम्र की अलग अलग बातें होती है। क्या आपकी एज चेंज होती जा रही है? क्या आपकी एज हर रोज चेंज हो रही है? हो रही है ना, इतने साल, इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे। अभी मैं पढ़ा के जाऊंगी, तुम 1 घंटे पुराने हो जाओगे, मतलब मैं भी हो जाऊंगी। हम लोग की उम्र उल्टी चल रही है, पर तुम लोग की तो आगे बढ़ रही है। हमारी उल्टी गिनती चालू हो गई, अब 40 के बाद क्या बचा है? कितना एवरेज एज है इंडिया में? अब तो उल्टी गिनती चल रही है हमारी अब, और क्या। तुम्हारी तो सीधी चल रही है ना, सो इट इज वेराइंग। और कौन सी चीज है जो तुम्हारी वेरिएबल है? वेरिएबल मतलब हम लोग की वेरिएबल है, बताओ। वेट, वेट वेरिएबल है, ओके। हेयर ग्रोथ, हेयर लेंथ, डज इट वेरी? राइट। बॉयज कटिंग करा के आते एकदम पता चल जाता है आज हो गया है। अगर लड़कियां बाल कटा के, किसी को पता चलता है, किसी को समझ में ही नहीं आता है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ ट्रिमिंग कराया तो इतने लंबे में छोटा सा ट्रिमिंग कहाँ पता चल रहा है? तुम्हारे तो बाल इतने छोटे हैं, पता चल जाता है। सो वेरी कर रही है चीजें, राइट। सो ऐसा कोई भी एट्रीब्यूट, अब ये एट्रीब्यूट हो गया ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, यही एट्रीब्यूट्स इकोनॉमी में हो सकते हैं जो वेरी कर सकते हैं। जैसे आपने अभी सबसे बेहतरीन एग्जांपल दिया, कौन कौन सा? डिमांड और सप्लाई। और क्या वेरी कर सकता है बेटा? प्राइस, बहुत बढ़िया। कॉस्ट वेरी कर सकते हैं प्रोड्यूसर की, प्रॉफिट वेरी कर सकता है। जैसे आपने बोला प्राइस वेरी करेगी तो प्रॉफिट भी वेरी कर सकता है, राइट। तो ये इकोनॉमिक्स में जो इक्विलिब्रियम वर्ड है वो क्या बोलता है? कोई भी दो वेरिएबल्स जब वो इक्वल होंगे तो हम क्या बोलेंगे? वो कहां पर हैं? इक्विलिब्रियम में। से फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ डिमांड और सिर्फ सप्लाई नहीं पढ़ेंगे बेटा, हम क्या पढ़ेंगे? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। बहुत बढ़िया। अब अगर उसको इक्विलिब्रियम में लाना है, इसका मतलब पूरी इकोनॉमी की डिमांड से फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं कोई भी एक, पोलियो का नाम सुना होगा आपने? पोलियो के लिए 2 बूंद जिंदगी की एक दवाई जो दी जाती थी। इंडिया में एक समय था जिसके कारण, पोलियो के कारण बहुत सारे बच्चे जो है वो परेशान होते थे, पूरी लाइफ के लिए वो हैंडीकैप हो गए, और उसमें उस बच्चे की कोई गलती नहीं है। अगर वो सिर्फ 2 ड्रॉप्स दवाई उसको दे दी जाती तो वो पूरी लाइफ भर एक हेल्दी लाइफ जीता, राइट। उसको आगे बढ़ाने के लिए अमिताभ बच्चन साहब को लाया गया, जब एडवर्टाइजमेंट्स किए गए, कैंपेनिंग किया गया,
एक्चुअली में हमने पोलियो को हटा दिया देश से। तो हमने क्या करा, वैक्सीनेशन या दवाइयां तो बना ली, लेकिन डिमांड नहीं है ना, लोग आ ही नहीं रहे ना, तो हमारे पास सप्लाई बहुत ही ज्यादा है हमारे पास दवाई, लेकिन डिमांड क्या है, बहुत ही कम। तो जैसे ही बैलेंस करके लाए, हमारा जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या हो गया, अचीव हो गया, राइट। अब ये डिमांड और सप्लाई में प्रॉब्लम क्या है, देखो कोई भी चीज हमेशा बराबर रहेगी ऐसा जरूरी नहीं है। पहले क्या होता था, दुनिया में हर चीज का, नेचुरल रिसोर्सेस का सप्लाई क्या था, बहुत ही ज्यादा, और डिमांड क्या थी। ऐसा क्यों था बेटा, क्यों, आई एम आस्किंग द रीजन व्हाई। नॉलेज नहीं था, पॉपुलेशन कम थी, सिविलाइजेशंस डेवलप हो रही थी, है ना, उनको पता ही नहीं था इसको यूज कैसे करना है, रिसोर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है, कोई आइडिया ही नहीं उस बारे में, इसका ऑल्टरनेटिव यूज भी हो सकता है, राइट। तो अब दुनिया में क्या हुआ है, अब रिवर्सल हो गया है, इसको बोलते हैं डिमांड सप्लाई रिवर्सल। तो अब क्या हो गया, अब क्या ज्यादा हो गया बताओ, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। क्या इक्विलिब्रियम पे हैं हम, अरे एक घर में इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाते हम। आज घर जाके मम्मी से पूछना, रोज जितना खाना बनाते हो 3 टाइम को, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, क्या सारा ब्रेकफास्ट वाली चीजें ब्रेकफास्ट के टाइम पे खत्म हो जाती है। तो हमारे यहाँ वो रोटी का कुस्कुरा या पोहा बनाया जाता है, दैट इज अ डिश मेड आउट ऑफ लेफ्ट ओवर चपातीज, बनते सबके घर में। बहुत सारी चीजें हम उसको क्या करते, नया नाम दे करके नई चीज बना देते, क्योंकि ऑलरेडी जो चीज का प्रोडक्शन हो गया था, तो मम्मी ने तो बना के रेडी कर दिया, तो सप्लाई तो हो रहा है, रखा है किचन में, बट हम यहाँ से गोलगप्पे खाते हुए चले गए क्लास से फ्रेंड्स के साथ में, नई नई बैच बनी, नए नए दोस्त बने, थोड़ा टाइम भी जरूरी है, मिल के बात करके चले गए, तो अब सप्लाई ज्यादा था पर डिमांड क्या हो गई, कम। अगले दिन हमने मम्मी को बोला, नाश्ते में क्या है, मम्मी ने बोला बेटा ब्रेकफास्ट में डिनर है, इसका मतलब जो रात को बना था वो तुमको अभी काय में खाना है, ब्रेकफास्ट में। क्या फर्दर प्रोडक्शन होगा, नहीं। तो अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड कम, तो प्रोडक्शन अब क्या करना पड़ेगा, कम। अगर डिमांड उतनी ही हुई होती तो हमें अभी ताजा नाश्ता मिल रहा होता, सुबह मिल रहा होता, डांट भी नहीं पड़ रही होती, अगर हमने 2-3 दिन से यही कांड करा है तो। प्रोड्यूसर गुस्सा हो जाएगा कंज्यूमर पे कि व्हाट इज दिस, आई एम क्रिएटिंग सप्लाई एंड यू आर नॉट डिमांडिंग इट, यू आर नॉट कंज्यूमिंग इट, इट इज क्रिएटिंग अ डिसइक्विलिब्रियम। क्या क्रिएट हो रहा है इससे, तो हमको इकोनॉमी में सबसे अच्छी सिचुएशन क्या है, जब क्या है, इक्विलिब्रियम। हमारा फेवरेट है डोसा, मम्मी बोली आज मैं डोसा बनाऊंगी, हम दिन भर से बहुत पेशेंस रख के घर पहुंचे और हमारे पहले पड़ोसी के बच्चे को खिला दिया मम्मी ने। हम बैठे, हमको 4 खाने थे, 2 ही बना, दिमाग उनको पहले क्यों खिलाया, मेरे लिए बन रहा था ना, क्यों परेशान हो। अब डिमांड क्या है, ज्यादा, और अब सप्लाई क्या है, तो अब आपकी पार्टी गुस्सा हो गई, इसका मतलब क्या, डिसइक्विलिब्रियम में कोई ना कोई एक पार्टी क्या रहेगी, डिससेटिस्फाई। समझ आया। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम है तो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ द पार्टीज, बी इट प्रोड्यूसर और बी इट कंज्यूमर। क्लियर, समझ में आया इक्विलिब्रियम क्यों इंपॉर्टेंट है। जब हम घर से एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, हमको क्या करना है, हम घर से एग्जाम्पल इसलिए लेते हैं क्योंकि हम उससे बहुत जल्दी रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो वो एक माइक्रो का एग्जाम्पल है, क्या सेम एग्जाम्पल मैक्रो पे लग सकता है। कोई भी ऐसी चीज, जैसे अभी गर्मी आ रही है, अब तुमको अमूल आइसक्रीम खाना है, रेस्पबेरी डॉली, ठीक है, हम गए सब लोग, पूरी क्लास वाले 25 लोग, मेरी तो फेवरेट है, मैंने कहा भैया बच्चों को दे दो फिर मुझे देना, मेरे तक आते आते खत्म ही हो गई, मेरा दिमाग खराब हो गया। एक बार एक हफ्ते में एक शाम मैंने रेस्पबेरी डॉली खाने का सोचा और मुझे ही नहीं मिली, दिस इज नॉट फेयर। मुझे दुकान वाले पे गुस्सा आ गया, सप्लाई बराबर क्रिएट क्यों नहीं करते हो तुम लोग, आएगा गुस्सा या नहीं आएगा, यस व्हाट द पॉइंट। सो हमको घर से एग्जांपल लेना, उसको कहाँ पे लगा देना है, पूरी इकोनॉमी पे। नहीं हुआ होता इतना वैक्सीन प्रोड्यूस कोविड में, तो क्या करते हम, घर घर में लड़ाई हो जाती है, पहले मैं लगवाऊंगा, मैं बड़ा भाई हूँ, अरे तुम रहने दो यार पहले हम लगाएंगे, हम दादा दादी इधर लाओ, पहले हो जाती या नहीं हो जाती लड़ाई, अच्छा सोचो होती ना। तो इसलिए आपने वैक्सीन का पहले क्या क्रिएट करा, इतना सप्लाई, तब जाकर के तो डिमांड आपने यहाँ पे कंप्लीट करी है। व्हाट द पॉइंट, ठीक है। जितने ज्यादा एग्जाम्पल लेंगे उतनी जल्दी हमको वर्ड और उसकी एप्लीकेशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है।
ऑनलाइन में क्लियर है बेटा इक्विलिब्रियम का मीनिंग? आगे बढ़े हम लोग। यस ओके। नाउ आप आ जाते हैं, एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं? इनकम। चलिए भाई, कोई कीवर्ड है इनकम से रिलेटेड? क्या होती है इनकम? रेवेन्यू। ओके। और देखो भाई, गलत हो जाएगा तो गलत हो जाएगा बेटा, पर सोचते जाना है फटाफट। सैलरी, सैलरी इज अ टाइप ऑफ इनकम। इफ आई डोंट वर्क फॉर एनीबडी एल्स आई एम नॉट गोइंग टू अर्न सैलरी। अच्छा, बिजनेस स्टडीज में पढ़ के आए हो, चलो ये भी बता देती हूँ। थ्री डिफरेंस पढ़ के आए हो। पैसा कहाँ कहाँ से आता है? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं पढ़ाऊंगी तो मैं बाय डिफॉल्ट बीएस में भी घुस जाती हूँ मैं। ठीक है, जाता नहीं, बट वो मेरे को जाना पड़ता है उधर से। ऐसा तो ना सहारा लेने जाते हो उस सब्जेक्ट से, फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, अभी मैंने बोला तो देखो कितनी जल्दी याद आ गया। अब एम्प्लॉयमेंट से जो इनकम होती है उसका नाम क्या है, जो अभी आपने? बहुत बढ़िया, सैलरी। बिजनेस से जो होती है वो प्रॉफिट। प्रोफेशन से होती है जो प्रोफेशनल फीस। हाँ, प्रोफेशनल फीस। वेजेस जो होते हैं ना बेटा, वेजेस और सैलरी में डिफरेंस होता है। वेजेस इन जनरल उनको दिए जाते हैं जो दिहाड़ी पे काम करते हैं, मजदूर जो है। सुबह आए, आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके ओके, फिगरिंग इट आउट। तो भुवनेश जी को बोलना पड़ेगा। आवाज नहीं जा रही बच्चों को, और वीडियो लैग कर रहा है ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, और ये अपने आप कैसे इसका साइज छोटा हो गया हमको नहीं। हाँ 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 ये कैसे हुआ ऑटोमेटिकली? ओके ठीक है। हाँ, तो हमने सिर्फ इतना सा डिस्कस किया था बेटा, वापस से कर लेते हैं कि अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम कहाँ से हो रही है। सो वी नो दैट द पीपल कैन अर्न आउट ऑफ employment, business or profession. The name of the income can be different. It can be called as a salary or profit or professional fees. क्या एक ही पर्सन तीन जगह से पैसे कमा सकता है? हाँ। I'm working as an educator here. I'm going to earn income, salary out of that. I have my own firm in the name of Training Mascot. I can earn profit. Okay. I can charge professional fees as a trainer. ठीक है, तो मैं तीनों तरफ से अर्न कर सकती हूँ। समझ आया? पॉसिबल है। सो एक पर्सन की सोर्स ऑफ इनकम एक तरीका भी हो सकता है या फिर तीनों तरीके हो सकते हैं। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये बताओ इनकम है क्या? हाँ जी, सेल प्राइस माइनस। ओके। अच्छा, इनकम अर्न करने के लिए क्या करना पड़ता है? चलो और सिंपल करते हैं। मैंने कौन सा एक्सपेंस करा? मैं यहाँ आके खड़ी हुई हूँ। लैपटॉप वही है, बॉटल वही है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं खरीदा नाटा ज्वाइन करने के नाम पे। हार्ड वर्क, ये बहुत बेटा सोचो, दिन की नींद छोड़ के, बाकी सारी दुनिया की मोह माया छोड़ के, 1 घंटा खड़े रह के यहाँ पढ़ाना। तुम तो आराम से बैठो पंखे में, मेरे को तो हवा भी नहीं आ रही है किधर से, इधर भी नहीं आ रही है किधर भी। बड़ा सभी को हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। वेरी गुड। बेसिकली अगर इनकम अर्न करना है फ्रॉम विच एवर सोर्स यू आर अर्निंग, वॉट यू हैव टू प्रोवाइड इन रिटर्न बेटा? सर्विसेज। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे खड़े होके पढ़ा रहे हैं तो मैं तो कोई एप्पल मंडे को, क्या ट्यूसडे को ऑरेंज और वेडनेसडे को वाटरमेलन नहीं देने वाली। मैं तो जो अपनी सर्विसेज दे रही हूं उससे जो प्रोड्यूस होगा वो भी क्या प्रोड्यूस होगा? सर्विस। लेकिन अगर एक, हाँ जी, क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? ओके, माइट बी सम टेक्निकल होगा बेटा। ओके, अब अगर कोई फैक्ट्री में है तो वो क्या कर रहा है? वो जब अपनी सर्विसेज दे रहा है तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, अब गुड्स तो दिखाई देते हैं।
एक कारपेंटर है, वो दिन में 4 कुर्सी बनाता है, हम 6 घंटे पढ़ा दें, हमारे घर वालों को क्या पता, हमें दिख थोड़ी सकता है हमने क्या करके आए। बोल के ही तो आते हो, क्या ही फर्क पड़ता, बोलना ही तो है। अरे क्या बोलना, इज दैट नॉट इम्पोर्टेंट? क्या बोलना, इज दैट नॉट इम्पोर्टेंट? यस। सो अगर आप इनकम अर्न कर रहे हो तो आपको उसके लिए एक्सर्शन करना पड़ रहा है भाई। अगर वो कारपेंटर है तो उसको मोर ऑफ फिजिकल एक्सर्शन, लेस ऑफ मेंटल एक्सर्शन, है ना। उसको अपना पोस्चर नहीं देखना है कि मेरे को ऐसे ठीक लग रहा है, भैया जैसे कुर्सी में खड़े रहना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, लेट के करना है, जो भी करना। आप कार ठीक करते हो तो घुसे आते ना कार के अंदर, एक फिजिकल एक्सर्शन है या नहीं। तो आप जब इनकम अर्न करते हैं तो आप क्या करते हैं, फिजिकल एक्सर्शन और मेंटल एक्सर्शन। कुछ पाने के लिए कुछ कुछ देना पड़ता है, राइट। अपनी लेबर देना पड़ता है, राइट। अब यहां पर क्या हो रहा है, दो तरीके की इनकम्स है। कौन कौन सी? एक तो है फैक्टर और दूसरी है ट्रांसफर। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या ऐसी कोई इनकम हो सकती है जो मुझे हो गई लेकिन मैंने बदले में कुछ दिया ही नहीं बाबा? मजा यार। हाँ जी, क्या हो सकती है वो? पॉकेट मनी। ओके, टैक्स इनकम नहीं है वो उस हिसाब से, ठीक है, ओके। यहाँ पे एक पार्टी है, यहाँ पे दो पार्टी है। पहली पार्टी कुछ देगी तो दूसरी पार्टी से उसको मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपकी लाइफ से दो एग्जाम्पल ले लेती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल, आपका ड्राइंग बहुत अच्छा है, आपने सोचा यार अभी इसे छोटे बच्चों की छुट्टी लग गई है, एक आध घंटा हमारे सोसाइटी में बड़े 10-15 बच्चे 1 घंटे बुलाए, ड्राइंग सिखा देंगे, क्या है, अपना भी टाइम पास हो जाएगा। अब आपने हर बच्चे से 500 रुपए चार्ज कर लिया, मान लो आपको 10 बच्चे मिल गए, आपकी तो 5,000 रुपए की अर्निंग हो गई, मजा ही आ गया, वेरी प्रोडक्टिव मंथ, राइट। छोटे से अमाउंट से बड़ा अमाउंट बन गया ना। जैसे ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाएंगे आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बट देन यू हैव टू गिव दैट 1 hour, यू हैव टू शेयर योर टैलेंट, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। छोटे बच्चे उनके साथ में सारा कुछ एफर्ट्स लगा के, तो आपने एक हाथ से दिया तो दूसरे हाथ से आपके पास में पैसा आया। अब हमने वो दादी की बात करी थी ना, जो हमारे घर पे आई थी, दादी या नानी, वो आई, हमने कुछ नहीं करा, वो घर में ही थी, वो तो हमने 1-2 बार दिन भर में बात कर लिया, जो भी उनने बोला हमने सुन लिया, हमने बोला उनने सुन लिया। उनने जाते जाते हमको कितने रुपए दे दिए भाई, 500 रुपए, ठीक है। ये 5,000 भी इनकम है और ये 500 भी इनकम है। फर्स्ट पार्टी ने कुछ दिया नहीं है लेकिन सेकंड के पास से फिर भी आया है। ये अपनी पर्सनल लाइफ है, अभी इकोनॉमी पे फिर जाएंगे हम, ऐसे ही चलेंगे एग्जाम्पल में। ये जो इनकम है इसके लिए मैंने कोई भी सर्विसेज नहीं दी, ये सिर्फ मुझे रिसीव हो गया है। बट क्या इससे मेरी परचेसिंग पावर बढ़ी? क्यों नहीं बढ़ी भैया, 500 रुपए जेब में आ गए, बढ़ी या नहीं बढ़ी? 500 रुपए से बढ़ी। कल तक तो मैं जो 5,000 खर्च करती, क्योंकि मैंने ट्यूशन पढ़ाया था, ड्राइंग सिखाया था, पर अब इस महीने में कितना खर्च कर सकती हूँ? ऐसे बहुत सारे लोगों को अगर ट्रांसफर इनकम इकोनॉमी में मिल जाती है तो इंडिविजुअल डिमांड के बदले कौन सी डिमांड बढ़ जाएगी? एग्रीगेट डिमांड। क्या प्रोड्यूसर को अब क्या बढ़ाना पड़ेगा? एग्रीगेट। कहां तक पहुंचना पड़ेगा हमको? इक्विलिब्रियम पे। समझ में आया? अब ये इंडिविजुअल हुआ, अब हम इसको इकोनॉमी के बेसिस से समझते। फैक्टर इनकम आर बायलैटरल इनकम। बायलैटरल, bilateral means two-sided. Very good. How many parties are there? Two parties. One party give and because of that he receives money income. वो जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट ट्रांसफर इनकम, इट इज व्हाट? यूनिलैटरल इनकम, बिकॉज इट इज वन साइडेड, इज ओनली रिसिप्ट, ठीक है। बाय का मतलब होता है टू, बाइसाइकिल होते हैं ना, 2 टायर वाली। एंगल बाइसेक्टर, एक एंगल को 2 में डिवाइड करता है। बाय मीन्स 2, यूनि मीन्स 1। हमको वर्ड का फॉर्मेशन आ जाएगा, फटाफट समझ आ जाएगा। The meaning is clear. So factor income are all those income which are bilateral in nature. उसका नेचर किस तरीके का है? बायलैटरल। बट ट्रांसफर इनकम का नेचर कैसा है? यूनिलैटरल। अब इकोनॉमी से एग्जांपल ले लेते। अब आपने जो मुझे लिखाया था सैलरी, वेजेस, प्रॉफिट, प्रोफेशनल फीस, वो सब का एक एग्जांपल हो गए। फैक्टर इनकम हो गई वो सारी, बहुत बढ़िया, बायलैटरल है, क्लियर। लेकिन अब यूनिलैटरल पे आते, ट्रांसफर इनकम पे आते। अगर वो एक कंट्री में स्टूडेंट है
तो स्टूडेंट को मिलने वाली स्कॉलरशिप क्या हुई बेटा? ट्रांसफर इनकम हुई। अगर वो एमपी की लाडली बहना है तो ट्रांसफर इनकम हुई। और उससे साड़ी खरीदे जो खरीदे, सरकार को उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो लाडली बहना है तो उसको वो पैसा मिलेगा। ठीक है। अगर वो एक यूथ है जो पढ़ा लिखा है लेकिन उसके पास जॉब नहीं है, और सरकार उसको क्या दे रही है बेटा? ये अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इसका क्या मतलब होता है? मैंने बोला हाँ, अलाउंस मिलेगा। मैंने बोला पढ़ा लिखा बेरोजगार है, ध्यान देना शब्दों पे। पढ़ा लिखा है पर उसके पास में काम नहीं है, तो सरकार को क्यों अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना चाहिए बेटा? वैसे हमारी कंट्री नहीं देती है, इट इज फॉर डेवलप नेशन, बट देन वाई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी मॉरल ड्यूटी है, बताओ क्यों देना चाहिए? सर्वाइवल के लिए। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, वेल्थ इज अबव एवरीथिंग। उस दिन हमने मनी की बात करी थी ना, हम मनी के पीछे नहीं है, लेकिन मनी हर चीज के आगे है ना। क्या करेंगे बिना मनी के? तो अगर पैसा सीधे रास्ते से नहीं मिलेगा तो इंसान क्या करेगा? गलत रास्ते से कमाएगा। इट इज सिंपल एज दैट, मनी तो चाहिए, राइट? सो अगर गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे देती है, क्या आपका यूथ गलत डायरेक्शन में ही जाएगा? नहीं जाएगा। उसको पैसा मिल गया, उसका बेसिक सर्वाइवल हो रहा है। जब उसको जॉब मिलेगी, जब वो अपना इनकम अर्न करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्लियर? अब उसके बाद में अगर आप पेंशन लेते हैं तो भी वो क्या है? ट्रांसफर इनकम। अब मेरे सवाल का, हाँ, अब ध्यान से जवाब देना। अभी मैंने सिर्फ पेंशन बोला है, हाँ। इस पेंशन से अभी हमको टेंशन होने वाला है बेटा। ये हम आधे से ज्यादा तैयारी नेशनल इनकम चैप्टर की कर रहे हैं, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। तो जो एग्जाम्पल्स हैं आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये जो मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ ना, इट कैन बी अ वन लाइन क्वेश्चन इन योर फाइनल एग्जाम और एनी ऑफ द एग्जाम। ठीक है, क्वेश्चन दे देंगे, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम एंड गिव रीजन व्हाई। स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप, अब मुझे उसको और बड़ा करके दिखाना है। स्टूडेंट्स इन बिहार रिसीव्ड स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर डूइंग दिस पर्टिकुलर वोकेशनल कोर्स। वो एक तो इतना बड़ा लाइन में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अरे बाप रे क्या बोल रहा है। कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिली है, तो हमको कौन सी इनकम लिखना है? ट्रांसफर इनकम, बिकॉज स्टूडेंट इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एनी प्रोडक्शन एक्टिविटी। ऐसे आप बनेगा। चलो अब बताओ मुझे, दो पेंशन दे दिए मैंने, रिटायरमेंट और ओल्ड एज, कौन सी फैक्टर है बताओ? क्यों? हाँ, वेरी गुड। सो मेरी मदर कैनरा बैंक से रिटायर्ड है ना? 5-7 साल हो गए मेरी मदर को रिटायर्ड हुए। अब जब तक उनकी जो एज लिमिट थी, से फॉर एग्जाम्पल 60 ईयर्स तक उन्होंने कहाँ पे काम करा? कैनरा बैंक में। अब वो रिटायर हो गई तो वो एलिजिबल है इस पेंशन के लिए। वो पैसा जिसके लिए अभी वो कोई सर्विसेज नहीं दे रही है, जिसके लिए सर्विसेज उन्होंने कब दी थी? पास्ट में। इसीलिए सर लोगों को सरकारी नौकरी का चार्म होता है, ये होता है चार्म, कि जब हम रिटायर हो जाएंगे तब भी हमको मंथली क्या मिलेगी? पेंशन, विच इज नॉट देयर इन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है। अब ओल्ड एज पेंशन कौन सी है भाई? ट्रांसफर इनकम है। क्यों है? रीजन बताओ। हाँ, बूढ़े हो गए। अब मान लो अभी तो अभी हम तो काम कर रहे हैं। अब मान लो हम एवरेज एज पास करके 80 तक पहुंच गए भाई, कर लिया शीतल वर्मा ने 80 तक। सरकार ने बोला 80 के ऊपर के जो लोग हैं उनको 10,000 रुपए महीने की पेंशन मिलेगी। ले आओ आधार कार्ड। हम भी चले गए अपने डंडा लेके, आधार कार्ड लेके, भैया लो भैया 80 साल के हो गए हम, किसी काम के नहीं, पैसे दे दो तो बस अब हमको हम उसके बदले कोई सर्विसेज देने वाले नहीं है। ठीक है, तो हम देंगे कुछ नहीं पर लेंगे बराबर। तो कौन सी इनकम हो गई? ट्रांसफर, है ना? तो अब हमको अगर ये क्वेश्चन आता है तो हमको ध्यान रखना है, एक मतलब होता है ना, एक सबका मालिक एक टाइप, एक रामबाण इलाज वाली जो लाइन है, वो हमारी ये है, कोई भी ऐसी इनकम जिसमें वो पर्सन अगर प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है तो वो कौन सी इनकम होगी? फैक्टर। और नहीं करता है तो? बहुत बढ़िया, प्रोडक्शन एक्टिविटी पार्टिसिपेशन।
ये हमने एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। 5 आइटम हमको वो दे देंगे, अब 5 आइटम तुमको मुझे बताना है। अब मैं क्वेश्चन बना रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज फैक्टर और ट्रांसफर इनकम एंड गिव रीजंस फॉर द सेम। ठीक है, 5 आइटम। चलो, 2 मुझे ऑनलाइन से चाहिए, 3 ऑफलाइन से। पहला इनकम बताओ, स्कॉलरशिप। अब इस सेंटेंस को थोड़ा ऐसा भड़क टेंशन वाला बना दो बच्चे के लिए। इजी से मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन। मैं तुमको आंसर लिखना बाद में सिखाऊंगी, पहले मैं तुमको क्वेश्चन बनाना सिखाऊंगी। इससे क्या होगा, जैसे ही तुम कोई टॉपिक पढ़ोगे तुम एक सेकंड, अच्छा इसको कैसे पूछ सकते हैं ऐसे, फिर तुम्हारा दिमाग चलना चालू। ठीक है, इसको टेंशन वाला बना दो दुनिया के लिए। हाँ बहुत बढ़िया, ये ट्रांसफर पेमेंट हो गया, ठीक है। फ्लड रिलीफ बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक और फलाना ढिमका, बहुत बड़ा वो हो गया, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। और बोलो बोलो, बहुत सारे इनकम हमने नाम लिए ना अभी बेटा, उसी में से तो बनाना है। हाँ, गवर्नमेंट प्रोवाइड अलाउंसेस टू अनएम्प्लॉयड पर्सन फॉर देयर सर्वाइवल। हाँ, या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस स्कीम टू प्रोवाइड अलाउंसेस टू द अनएम्प्लॉयड पीपल इन मध्य प्रदेश। डाल दे, सरकार का नाम क्या जा रहा है, स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है, अच्छा। बहुत हम खुश हो गए देख के, अरे वाह, पढ़ने के बाद अगर नौकरी नहीं मिली तो हमारे लिए भी कुछ तो है सरकार के पास, जैसे भी लाडली बहना लोगों के लिए है। अच्छे अच्छे घर के मिडिल इनकम लेवल वाले लोगों की ना सब फीमेल्स ने लाडली बहना में डलवा रखा है, बताओ। ये हमारे देश का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आयरन ही पैसा जहां जाना चाहिए वहां एक्चुअली जा नहीं पाता है ना। चलो मेरे को भटकाओ मत, तुमको एक और बताना है बातों में, जल्दी बताओ फटाफट। और एक ऑनलाइन से और आना है अभी, बताओ बताओ। सिर्फ ट्रांसफर का बता दो, फैक्टर का बता दो, फैक्टर का बता दो अब, फैक्टर का बता दो। कोई अच्छे से प्रोफेशन ले लो भारी सा। कौन बहुत बढ़िया बेटा, ये चिदेश तुमने ऐसा बाउंसर मारा है ना यहाँ पे, अभी देखना सब टेंशन में आ जाएंगे अब तो। अब ये एक मुझे नया होमवर्क मिल गया देने के लिए। ओह शिट, भाई मैं आज क्लास में क्यों था। चलो भैया, इंटरेस्ट बहुत भारी वर्ड है। इंटरेस्ट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अभी तो मैं सिर्फ 2 एग्जांपल लूंगी, डोंट वरी, कोई होमवर्क नहीं है। जब नेशनल इनकम करेंगे जब पोस्टमार्टम करेंगे इंटरेस्ट पे, ठीक है। इंटरेस्ट, अब ध्यान से सुनना। आपने बोला गवर्नमेंट ने फार्मर को लोन दिया है, तो जो इंटरेस्ट फार्मर बैंक को देगा, बैंक ने लोन दिया तो बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा, क्या वो फैक्टर इनकम है? क्यों है? क्योंकि फार्मर क्या कर रहा है, प्रोडक्शन के लिए, एग्जैक्टली exactly। अभी लोन आया, अभी मेरा नाम शीतल वर्मा है, तो शीतल वर्मा ने पंजाब नेशनल बैंक से 10 लाख रुपए का लोन लिया कार खरीदने के लिए फॉर पर्सनल यूज। हाँ, क्योंकि मैं ऐसे नहीं घर से नाटा आ रही हूँ, उधर से घर, चलो नाटा चलो, 10 रुपए 10 रुपए, ऐसे नहीं करना है मेरे को। अभी मेरा घर इतनी पास है, 10 से ज्यादा नहीं ले सकते बेटा। खजराना हो तो 50 रुपए तक ले सकते, बड़ी कार हो तो नहीं। पर मुझे ये सब नहीं करना है ना, दैट मीन्स व्हाट, मैंने कार अपने कौन से यूज के लिए लिया है, पर्सनल। लेकिन अगर मेरी कार मेरी टैक्सी सर्विस वाला जो काम है उसके लिए लिया होता तो वो इंटरेस्ट क्या हो जाता, फैक्टर हो जाता। देखो जैसे ही सीन चेंज हुआ, ट्रीटमेंट क्या हो गया, चेंज। अभी हम लड़की वाले हैं शादी में, तो उधर वाला जो बोलेगा जी साहब जी साहब, अंदर से तो गालियां आ रही जी साहब। मैं लड़के वाले बोलो ना ऐसे करो, बस। पार्टी चेंज हुई तो एटीट्यूड क्या हो गया, चेंज। इधर इंटरेस्ट काय में गया, उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट क्या हो गया, चेंज। तो हमको देखना पड़ेगा। और ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी वाला मैंने आपको बोला ना, ये अपने को सब जगह लगा लेना, ठीक है। देखो इतना सा वर्ड था, कहाँ तक जाना पड़ता उसको पढ़ने के लिए, है ना। नेशनल इनकम का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम फिनिश कर चुके हैं, वापस पढ़ेंगे जब जब चैप्टर आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं आई नीड अ जॉब अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है भाई, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट। व्हाट इज दिस, कीवर्ड्स, इट इज अ पर्सन की बात करेंगे ना बच्चे, तो वो क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयड,
अनएम्प्लॉयड, हम काय की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, so what is it? It is a situation. Yes, it is a situation. Yes, हाँ, जो लोग काम करना चाहते हैं वो ज्यादा हैं, बट उनके लिए जॉब अवेलेबल ऐसा जरूरी नहीं है। बिकॉज आई डू अग्री, लेकिन वेराइटी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। वेराइटी, थोड़ा सा नाम लेते हैं, दो चार पांच, फिर जब हम मेन यूनिट पे जाएंगे तब हम उसको वापस से पढ़ लेंगे। मैं ये बेसिकली सारा, हाँ, वो कैब इसलिए भी ले रही हूँ बेटा कि आपके स्कूल्स में आई डोंट नो कौन से टॉपिक से शुरू करते हैं, तो अगर वहां कोई से भी टॉपिक से शुरू करेंगे तो हम ऐसे ब्लैंक नहीं बैठ रहे, कौन सी इनकम फैक्टर, ये क्या होते हैं, हमको तो पता ही नहीं। अभी हमारा कैसा हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बेस सबका बन जाएगा, स्कूल में कुछ भी पढ़ा एटलीस्ट हम ऐसे डम्बो साउंड नहीं करेंगे कि हमको कुछ आ ही नहीं रहा है समझ में, है ना। तो हम अभी अपना न्यूट्रल चल रहे, मैक्रो न्यूट्रल, बेसिक वो क्या बहुत सारी कवर हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट में इंडियन इकोनॉमी टाइप ऑफ जो इकोनॉमी, जो बेसिकली एग्रेरियन इकोनॉमी है, जो काय पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे, वहां कौन कौन से टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड, इसका हिंदी में नाम पता है क्या है, छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई। याद करो जब वो बहुत मेहमान आने वाले होते, मम्मी 10 बार बोल चुकी काम करने के लिए, हमारे से हाथ पैर नहीं हिला रहे, जैसे ही मेहमान है, ये अच्छा ये यहाँ रख देते हैं, वो वहां करते, ऐसे हम बिल्कुल जैसे अभी तक हम ऐसे, एक मिनट जैसा पानी पी लूं, हाँ मैं लाती हूँ ना अभी रुको, एकदम मैं कौड़ी का काम नहीं कर रहा हूँ, ढेले की फुर्सत नहीं है। और वो जो घर वाले देख रहे हैं बहुत अच्छा एक्टिंग करती है, जाने तो मेहमानों को बताती हूँ मैं, कितना काम करा हमने, कुछ नहीं, लेकिन उनको क्या लग रहा है, बाप रे बच्चे पे बहुत ही जुल्म है रे, तुम्हारी लड़की तो बड़ी प्यारी है, बहुत ही काम करती है, ये तो करा कुछ भी नहीं है हमने। अब उनको हंसी आ रही जो ऐसा करते सब है ना, सो डिस्गाइज्ड है ये, देयर इज नो, इट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस, उस एक्स्ट्रा रिसोर्स को निकाल दिया तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसको ऐसा बहुत बाहर लग रहा है, मैं ही कर रहा हूँ सब, कर कुछ भी नहीं रहा उधर, ठीक है। और कौन सा एग्रीकल्चर में, सीजनल, बहुत बढ़िया, जब जब सीजन होगा तब तब लोग काम करेंगे वरना आराम करेंगे, ठीक है। नहीं, हमने बोला अगर आप एग्रीकल्चर में काम नहीं करोगे तो फिर आप कौन से ऑल्टरनेटिव क्या क्या करो, एनिमल हस्बेंड्री करो, पोल्ट्री करो, हॉर्टिकल्चर करो, पिस्सिकल्चर करो, कुछ तो करो भाई, जमीनें है ना तुम्हारे पास, केटल्स है ना तुम्हारे पास, लाइफ स्टॉक है तुम्हारे पास में, है ना, तरह तरह के पशु है तुम्हारे पास में, तो यूज करो ना उनको, बी कीपिंग करो, आज की तारीख में तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब आ जाते इन जनरल, अगर हम बात करें तो आप कौन से नाम जानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, इन दोनों, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, वेरी गुड, ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं लेकिन इनके पास काम नहीं है। अब इसमें देखो, दे आर रेडी टू वर्क, दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। तुमने बोला कि मैडम एक लेक्चर के 600 रुपए देंगे तो भी मैं रेडी हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है भाई, यूं मैं 2000 से कम में काम नहीं करती, लेकिन अगर लग रहा है चलो ठीक है यार अभी यही अपॉर्चुनिटी है, हमने कहा ठीक है, लेकिन वो लेक्चर ही नहीं है हमारे पास पढ़ाने के लिए, से फॉर एग्जाम्पल, तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। और कौन सा, कोई बात नहीं, ये नाम सुना सुना लग रहा है, वॉलेंटरी, वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है बेटा, वॉलेंटरी का जो हिंदी में वर्ड है उसको बोलते हैं स्वेच्छा, स्वयं की इच्छा, ठीक है। मैं चाहती हूँ, जैसे मैं दिसंबर तक फुल टाइम वर्किंग थी, 8:30 to 6:30, बट नाउ आई एम नॉट वर्किंग एनी मोर, आई एम वर्किंग ओनली फॉर 6 hours a day, 6 hours a week, सॉरी, अभी तो मैं 3 ही घंटे काम कर रही हूँ बिकॉज आई विल बी टीचिंग यू, सो दिस इज वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयड, I have left each of everything whatever I was doing because I do have some other plans because I'm in book writing, तो मुझे वो करना है, I love that thing, तो मैंने अपना टाइम एडजस्ट कर दिया, तो मैं जहां पर भी फुल टाइम काम कर रही हूँ वहां से मेरा काम क्या हो गया, खत्म, फॉर श्योर अमाउंट ऑफ इनकम भी क्या हो जाएगी, कम, जिससे भी मेरा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप था वो क्या हो गया, एंड, है ना। सो ये हमारी इच्छा पर है, ठीक है। इनवॉलेंटरी मतलब हम तो काम करना चाहते हैं, वी आर विलिंग टू वर्क, एबल टू वर्क, लेकिन काम ही नहीं है। अब
सोचो, बताओ मुझे एक वर्ड यहाँ पर, अब हम देखो इंडियन इकोनॉमी में चले गए, हाँ वहां पर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, उसमें एक हमको पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, जिस ब्रेन ड्रेन क्या होता है बेटा। आप बाहर चले आते हो देश से, ड्रेन देखो ब्रेन, ब्रेन का तो मतलब सबको पता ही होगा ना, कंडीशन अप्लाई अपने पास है तो पता, मतलब जहां भी हो ऊपर घुटने में, लड़कों का किधर होता है, सोच रहे अभी है, घर पे तो नहीं रख के आए हो किधर फ्रीजर में, बोले ठंडा होता रहेगा, सुबह गर्म हो गया था बहुत चलो ब्रेन पता है, ड्रेन मतलब क्या होता है, बह जाना, ड्रेनेज वर्ड यूज करते हैं, व्हाट इज ड्रेन मतलब बहना, ब्रेन ड्रेन मतलब आपके देश का दिमाग, आपके देश का वो बच्चा जो बॉर्न एंड ब्रॉट अप आपके देश में हुआ, पढ़ाई यहाँ करी लेकिन नौकरी कहीं और कर रहा है, रीजन बीइंग आपके पास वो जॉब ही नहीं उसको प्रोवाइड करने के लिए, समझ आया। तो यहाँ पे इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया ना, तो वो आपके देश को छोड़ के क्या हुआ, चला गया, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। इज इट अ गुड थिंग फॉर द इकोनॉमी और द बैड थिंग, बहुत खराब है ना। आप देखो दुनिया के, हाँ वही फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोग आपके देश को छोड़ के चले जाएंगे, फिर हम बाद में झंडा गाड़ते और ये तो इंडियन ओरिजिन का है फलाना ठिकाना, है ना। अब उसके बाद में दो और अनएम्प्लॉयमेंट हो जो सबसे ज्यादा होते हैं, वो होते हैं स्ट्रक्चरल और एक होता है फ्रिक्शनल। अब स्ट्रक्चरल क्या होता है ना, अगर मेरे बचपन की बात करें तो जो सबसे पहला टेलीविजन मुझे याद आता है वो ऐसा ब्राउन कलर का, ऐसा कोई एक बड़ा सा डब्बा था, उसमें ऐसे ब्राउन कलर का हम ऐसा उसका गेट खोलते थे टीवी का, और फिर उसमें हमको दूरदर्शन और वो 25 तरीके की लाइनें, और वो मच्छर आ जाते थे बहुत सारे, फिर घर वाले भेजते थे ऊपर जाओ एंटीना हिला के आओ, फिर हम हिलाते रहते थे जब तक नीचे से न बोले ठीक हो गया, हाँ हो गया चलो भाई हमारा भी छूट रहा है, फिर हम रंगोली चित्रहार कुछ एक गिनती की चीजें देखा करते थे, ठीक है। फिर जब मैं 9th क्लास में आई तब मुझे याद आया हमारे घर पे आया था रिमोट वाला टेलीविजन, जिसके पीछे जमाने भर की लड़ाइयां हो जाती थी कि रिमोट जिसके हाथ में है वही घर का मुखिया है उस समय, मेरी मर्जी, क्योंकि ये अपना नए नए चैनल्स वगैरह आ गए थे तब, है ना। सो तब जाकर के टेलीविजन पे चैनल्स आ गया, ठीक है। उसके बाद में अभी मेरे को लगता है 10 साल से आप लोग बहुत सारा चेंज देख रहे हो, एलसीडी एलईडीज आ गए हैं जो आपके वॉल माउंटेड है, उसमें भी आपके पास एंगल होता है, इधर बैठना है तो टीवी इधर हो जाएगा, इधर बैठना है तो टीवी इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन, कलर टेलीविजन, फिर एलईडीज एलसीडीज ये सब आ गए। मैं वो एम्प्लॉय हूँ, फैक्ट्री का वर्कर हूँ जिसको ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन बनाने आता है, और अब लोग कलर टेलीविजन की डिमांड कर रहे हैं, क्या मुझे नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी। कब तक नहीं मिलेगी, जब तक मैं सीख ना जाऊं, जब तक मैं अपना स्किल अपग्रेड ना कर लूं, राइट। हम वो टीचर हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट, जस्ट अ सेकेंड अनिल क्लास में हूं मैं। सो अब हम जब पढ़ा रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट को ब्लैक बोर्ड पे चौक से, कभी ब्लैक कपड़े पहन के नहीं जाते थे हम, नहीं तो घर तक आते पूरा व्हाइट हो जाता था चौक से, डस्ट वाला चौक होता था, फिर डस्टलेस चौक आया, फिर मार्कर आया, फिर स्मार्ट बोर्ड आया, एंड नाउ सी आई एम स्टैंडिंग हियर, कोई टेंशन, एक कुर्सी भी लगा दोगे मैं बैठ के भी पढ़ा दूंगी, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि मैं क्या लिख रही हूँ। तो क्या वो लोग जो अपग्रेड नहीं कर पाए वो जॉब से बाहर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। This is structural unemployment. So every time there is a change in the structure because of the introduction of the new technology. If the skill is not upgraded, then people may remain unemployed. समझ आया? क्या इसीलिए इतने सारे कोर्सेज होते हैं हमारे यहाँ पे, वोकेशनल कोर्सेज अपग्रेड कराने के लिए होते ना बेटा, सरकार इसीलिए करवाती है, सो दैट ऐसा ना हो कि आपको वो चीज नहीं आती तो आप जॉब से बाहर हो जाए। कंपनीज कराती है अपने एम्प्लॉयज को, ट्रेनिंग देती है टाइम टू टाइम, सॉफ्टवेयर चेंज होता है तो फिर ट्रेनिंग देती है, बैंक्स देती है ट्रेनिंग अपने एम्प्लॉयज को, सेंटर्स, एसबीआई का सेंटर देखो कभी, ट्रेनिंग सेंटर रीगल के पास कितना बड़ा है, बहुत शानदार प्रीमाइसेस, क्या कराते हैं अंदर, सिखाते हैं कैसे नया काम नए टेक्नोलॉजी को यूज करना। फिर होता है फ्रिक्शनल, वैसे तो हम साइंस वाइंस छोड़ छाड़ कॉमर्स में आ गए हैं, लेकिन फ्रिक्शन वर्ड हमने सुना हो, और ये फिजिक्स, फिजिक्स से तो मुझे बहुत डर लगता था बाबा, किसी को फिजिक्स समझ में आया इधर, मेरे को तो कभी भी आया ही नहीं समझ, आया अरे बाप रे, मेरे को तो समझ ही नहीं आया क्या होता था उधर, समझ पता नहीं कैसे पास कर लिया मैंने 10th तक,
चलो इस बारे में कभी और बात करेंगे, डर खतरनाक वाली बातें नहीं करते अपन, बस फ्रिक्शन वर्ड ले लेते उधर से ऐसे इज्जत से। क्या होता है फ्रिक्शन? हाँ? नहीं तो कोई दो चीजों के बीच में जब रगड़ होती तो हम बोलते हैं ना फ्रिक्शन हो रहा है इसका भी। जैसे आजकल मौसम में करंट लग रहा है आप लोगों को, लग रहा है ना? है ना? आपकी बॉडी और एक वो जो दूसरी बॉडी है जो प्लास्टिक प्लास्टिक ये वो, उससे आप टच हो रहे तो फिर आपको करंट वाला फीलिंग आया, दैट इज फ्रिक्शन। अब ये जो फ्रिक्शन है इसका मतलब क्या? अनएम्प्लॉयमेंट में कितने, मैंने बोला कितनी चीजें होना चाहिए? दो। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है बेटा? एक ने जनवरी 2025 में जॉब छोड़ी और अप्रैल 2025 में नई जॉब ज्वाइन कर ली, तो वो कितने महीने के लिए अनएम्प्लॉयड है? फरवरी और मार्च। कितने महीने? दो। ये कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट है? फ्रिक्शनल। आपके देश में बहुत होता है ये, इन जनरल। मेल्स में ज्यादा होता है या फीमेल्स में? फीमेल्स में। शादी होने वाले, अरे छोड़ो नौकरी, खाना बनाना सीखो, शॉपिंग करो, मजे करो। छोड़ दी बेचारी ने नौकरी, चलेगी दूसरे शहर दूसरे देश, फिर वहां नौकरी ढूंढ रहे। फिर बेबी प्लान करा, फिर अरे छोड़ो बच्चों का ध्यान रखो, खाना बनाओ, ये करो, बड़े करो, फिर छोड़ दी नौकरी, फिर वापस से ज्वाइन करने के लिए जाओ। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, आपके घर में भी आपने इस तरीके का सीन बिल्कुल देखा होगा। वो आपकी मदर हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, आपके नेबर, आपके सिस्टर, कोई भी हो सकता है। इट इज वेरी वेरी मच कॉमन। सो अब क्या ये वाला अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है? पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हैं बेटा, छोटा हिस्सा नहीं, बड़ा, बिग पिक्चर। सो वो जो 2 महीने यहाँ इस इंसान ने काम नहीं करा, उस 2 महीने, अब इसको थोड़ा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट देखो। क्या उस पर्सन ने 2 महीने वो सर्विसेज दी? नहीं। क्या जो इनकम अराइज होना थी वो हुई? अगर वो इनकम नहीं हुई तो पर कैपिटा इनकम जो है कंट्री की वो क्या हो गई? कम हो गई। तो कंट्री की नेशनल इनकम क्या हो गई? कम हो गई। सर्विसेज नहीं दी तो कंट्री का जीडीपी क्या हो गया? बताओ। तुम 1 महीना छुट्टी ले लो, नौकरी छोड़ दो, तो देखो देश में कितना दिक्कत हो रही है। बहुत भार है तुम्हारे ऊपर, सोचो। समझ में आ रहा है? क्लियर? सो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये सारे वैरायटी हैं। एक ही टाइम पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं इकोनॉमी में, है ना? है ना? अब जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा उतना जीडीपी क्या होगा? कम। जीडीपी किसको रिलेट करोगे? एग्रीगेट डिमांड को या एग्रीगेट सप्लाई को? अगर जीडीपी बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? एग्रीगेट। बहुत बढ़िया। डिमांड तो वैसे ही क्या होती जा रही है? अरे कहां तक ले जाऊं एरो? बढ़ ही रही है ना? अगर तुम डिमांड बढ़ रही है दिख रहा है और सप्लाई नहीं बढ़ाओगे तो इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर सकते। अब क्या प्रॉब्लम होगी? डिमांड है 100 यूनिट्स की, सप्लाई है 20 यूनिट्स का, गैप कितने की आ गई? क्या प्रॉब्लम आएगी इकोनॉमी में? एग्रीगेट सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, क्या प्रॉब्लम आएगा सबसे बड़ा? अरे बाबू मेरे, प्राइजेस। क्या बोलेगा सप्लायर? तुम्हारे पास है पैसे, चलो तुम इधर, तो हाँ चलो बाद में आना, और हटो उधर, आओ उधर। जिसके पास पैसा है वो खरीद पाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं खरीद पाएगा। अगर आप इसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में पढ़ोगे तो ये डिवाइड कर देती है पॉपुलेशन को दो तरीके के लोगों में, दोज हु कैन हैव एंड दोज हु कैन हैव नॉट। नहीं खरीद सकते वो। तुम पॉकेट मनी पे जा रहे हो तो तुम 500 रुपए का मूवी का टिकट ले सकते हो, हम कमा रहे लेकिन हमको 500 रुपए, पागल है क्या? हम 10 रुपए में पिक्चर देख के बड़े हुए ना, कॉलेज का आईडी ले जाके। 500 रुपए का मेरा तो दिमाग ही खराब होता है, 500 रुपए में कौन पिक्चर देखता है? मेरे से नहीं हो पाएगा। दिस इज अ वेरी बिग प्राइस। और वहां जाके देखो पता चला हम ही पिक्चर देख रहे हैं और कोई है ही नहीं। ऐसे होता है ना आजकल मल्टीप्लेक्स में, दे डोंट रिड्यूस द प्राइस एज वेल, राइट? नेटफ्लिक्स पे देख लो, सब्सक्रिप्शन करो, फिर अब उसमें भी उन्होंने होशियारी मार दी कि कितनी स्क्रीन वॉच हो सकता है। उनको भी पता है बेटा पहले चस्का लगा देना है फिर पैसे वसूल। जैसे जियो ने कर दिया था ना फ्री डाउनलोड अपलोड, हो गया खत्म। अच्छा आप एक और स्ट्रैटेजी, अभी जियो की बात करें, एक स्ट्रैटेजी देखी आपने? से फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट मंथ में 249 रुपीज का प्लान लिया, 1 GB 1.5 GB जो भी है। अब मैं रिचार्ज करने जाऊंगी ना तो वो 299 का ऐसे पॉपअप करेंगे कि मुझे लगेगा कि रिपीट द प्लान में यही करना है। मैं 249 पे नहीं जाऊंगी, वो पॉपअप करेंगे
299 वाला, जबकि मेरे को 249 ओके है। समझ रहे हो कि कैसे कंज्यूमर को एक हायर प्लान की तरफ मतलब 50 ही रुपए तो बढ़ रहे, ऐसे 50 कितने लोगों ने बढ़ा दिया, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, सोचो, द बिग वॉल्यूम, राइट। दिस इज हाउ दे वर्क, इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकली कंज्यूमर को फील करा दो ऐसा। चलो हम प्राइजेस पे आ ही गए थे, तो बाय डिफॉल्ट हम इन्फ्लेशन पे आ गए, बैंक भी ले लेंगे आना यही था हमको। चलो प्राइजेस बढ़ गई, इसका मतलब क्या, इन्फ्लेशन आ गया। व्हाट इज इन्फ्लेशन? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी, अ गुड और अ सर्विस, है ना, विद अ चेंज इन टाइम। और क्या, अच्छा प्राइस तो बड़ी है, कम क्या हुआ है यहाँ पे, किसकी वैल्यू, इनकम तो कम तो नहीं हुई है, बट हाँ उस प्रपोर्शन में नहीं बढ़ी है। हाँ, डिक्रीज इन वैल्यू, वेरी गुड, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ मनी और डिक्रीज इन परचेसिंग पावर। अब जैसे मैं तुमको बताऊं, जब मैंने गाड़ी चलाना चालू करी थी 1997 में, 50 रुपए का 1.2 लीटर पेट्रोल आता था, और अभी मैं जाके अगर पेट्रोल पंप वाले को बोलूं 50 रुपए का पेट्रोल डाल दो, बोलेगा भारी गरीब है यार, 50 रुपए का पेट्रोल, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में वही ना, क्या सोचे, वो तो 50 रुपए, फिर मुझे बोलना पड़ेगा भैया सर्विसिंग पे डालनी है, हाँ ठीक है ठीक है, 50 रुपए मेरे को कितने भी खरीदना, बट देन हाउ आई फील इन फ्रंट ऑफ अदर, कोई आके बोलते 250 का डालो, कोई कार वाला रुक के बोले 5000 का डालो, 50 का, तुम्हें तो भारी गरीबी वाली फीलिंग आ रही, इस पेट्रोल पंप पे नहीं आना है हमको, या फिर स्कार्फ बांध के आना, कोई देख ना ले मुझे, आएगी ऐसी फीलिंग। क्यों? क्योंकि एक वक्त था जब वो 50 रुपए मुझे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चीजें दे रहा था, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी फॉर दैट। यार हम तो 1 रुपए में 8 गटागट खरीद के खाए हुए लोग हैं, तुम लोग तो कहाँ गटागट वगैरह खाते हो, तुम लोग को चॉकलेट के नाम पे कोई 1 रुपया देता है, ये क्या है, क्या करूं मैं इसका। हम लोग के टाइम पे 1 रुपए में 2 एक्लेयर्स 2 मेलोडी बहुत होता था, 1 रुपया, 5-10 रुपए कोई दे तो दिमाग ही खराब हो जाता था, क्या ही खरीद लेंगे आज तो भाई पैसे अपने पास, बहुत होता था। लेकिन तुम्हारे टाइम में कोई वैल्यू है मनी की, क्यों, प्राइसेस क्या होती जा रही, होती बढ़ती जा रही है ना। आज भी तुम हमको 100 रुपए देखो, हमको लगेगा बहुत है यार, सोच सकते इससे क्या खरीदा जाए, कितना भी कमा लो, फर्क क्या पड़ता है बेटा, हमने जो लेवल ऑफ प्राइस देखा है और आज जो लेवल ऑफ प्राइस है उसमें बहुत अंतर है, तो हमारा तो दिमाग वैसे ही चलता है। और अगर आप दूसरे देश में चले जाओ तो भी दिमाग वैसे ही चलेगा। उन्होंने बोला ये 2 यूरो की रोटी है, और मान लो 1 यूरो का जो है कीमत अगर उस समय 60 रुपए में, तो 120 रुपए की एक रोटी, हजम नहीं हो मुझे तो भाई। हम तुरंत क्या करते, उस करेंसी को काय में कन्वर्ट कर लेते, इंडियन करेंसी में। उन्होंने कहा 10 यूरो का खाना हो गया, हमने पागल हो गया, 12,000, व्हाट इज दिस, नहीं हो पाएगा हमसे, राइट। तो आपके लिए वैल्यू ऑफ मनी क्या है, अगर वो कम होती जा रही है इसका मतलब प्राइस क्या हो रही है, बढ़ रही। हाँ 1200 होना चाहिए था ना शायद, हाँ, पर भी 1200 बहुत है मेरे लिए, अगर मान लो। तो अब मैंने क्या करा, कंपेयर करना चालू करा कि मेरे पास पहले जो पैसा था उसकी परचेसिंग पावर क्या थी और अब क्या है, राइट। अगर वो परचेसिंग पावर कम हो रही है, वैल्यू ऑफ मनी कम होना, वैल्यू ऑफ मनी पे बहुत अच्छा बताओ मुझे। आपके पास में एक 100 का नोट है, चलो ठीक है, ये एक 100 रुपए का नोट है। आप मुझे नोट पे याद करके दिखाओ क्या क्या दिखता है आपको। गांधी जी लैंग्वेजेस में लिखा होता है, क्या लिखा हुआ है वो स्टेटमेंट उस पे जो लिखा हुआ है, पैसे का नाम तो लिखा रहता है, एक प्रॉमिस भी है उसमें, कौन प्रॉमिस कर रहा है वो, आरबीआई गवर्नर। तुमको कैसे पता चलता है कि वो प्रॉमिस है, क्योंकि उन्होंने उस पे साइन करी हुई, नोट निकाल लिया देखो उन्होंने बहुत बढ़िया, चाहिए हमको मनी में पढ़ना है ये, दिस इज अ टाइप ऑफ मनी। क्या उस पे लिखा है, प्रॉमिस टू पे द बियरर अ सम ऑफ ₹100, मैं धारक को 100 रुपए देने का वचन अदा करता हूं, तभी तो उसकी कीमत है, लिखा ही होगा, साइन करा ही होगा। हाँ, एक कदम स्वच्छता की ओर तो गांधी जी को ट्रिब्यूट देते, साफ, ऐसा इंदौर साफ करा हमने और कोई कर ही नहीं पा रहा देश में है ना। अब देखो
ये जो 100 रुपए आपको आपके नोट पे दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये इसकी कौन सी वैल्यू है? फेस वैल्यू। अभी इसको ले जाके छुपा दो अलमारी में, किसी जीन्स के पॉकेट के जेब में। कभी कभी ऐसा होता है ना, अलमारी साफ करो, पैसे, अरे ये 100 रुपए ये कब रखे थे यहाँ पे, कितना मजा आता है वो पैसे देख के। उसकी क्या कम नहीं हुई है उस पैसे की? फेस वैल्यू। लेकिन धीरे धीरे उसकी कौन सी वैल्यू कम हो गई है? इनर वैल्यू। इनर वैल्यू। कल तक वो 100 रुपए हमको कोई एक से वाटर बॉटल खरीदना था, वो दिलाते थे सेलो की, लेकिन अब वो सेलो की बोतल 125 रुपए की हो गई। तो अब 100 रुपए की फेस वैल्यू तो उतनी ही है, लेकिन इनर वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। ये क्लियर? ठीक है। so, अब हमको अगर कोई पूछेगा व्हाट इज इन्फ्लेशन, तो हमको उसको अच्छे से 2-3 बातों का ऐसा ज्ञान बघारना है एज इकोनॉमिक स्टूडेंट। इन्फ्लेशन यू डोंट नो, इट मींस व्हाट इज fall in value of money और purchasing power alongside rise in prices। ऐसे अपनी बात को भारी करना हो तो प्राइस की बात में, भाई वैल्यू ऑफ मनी कम होता है। अच्छा, मुझे तो लगा प्राइस राइज होता है। हाँ वो भी होता है। हमको ऐसा समझ में आना चाहिए कि किसी को हमको कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, राइट, सो दैट यू विल फील गुड कि मुझे मालूम है इस बारे में। चलो, इन्फ्लेशन का, अच्छा इन्फ्लेशन का एक रीजन भी बता दो भाई मुझे यहाँ पे। एडी और एएस अगर बराबर हुए तो क्या इन्फ्लेशन होगा? नहीं हो। बहुत बढ़िया। कब होगा भाई? वेरी गुड। ये डिमांड इज अगर डिमांड ज्यादा है तो इन्फ्लेशन है। अगर जो ऐसा हुआ, ऐसा हो गया, तब इन्फ्लेशन नहीं होगा, फिर क्या होगा? हाँ जी, फिर होगा डिफ्लेशन। प्राइसेस क्या हो जाएगी? कम। ये तो अच्छी बात है। इज इट? तो गलती हुई कुछ? हाँ, क्या गलत करा है मैंने इसमें? हाँ, अभी हमें ऑफलाइन वाली जनता गुम है थोड़ी, उन्होंने देखा ही नहीं है। क्या गलत किया है मैंने? ये, अच्छा मैं एक वार्निंग पहले से दे देती हूँ, अगर मैंने एक चैप्टर पढ़ा के खत्म कर दिया है, फिर बेटा कंफ्यूज करने का पूरा राइट है मुझे। और फिर मैं ऐसा कंफ्यूज करूंगा तुमको पता भी नहीं चल, और किसी ने गलत पे हाँ बोला फिर उसकी हुई है पिटाई। ऑनलाइन वालों को बुला के फिर पिटाई करना पड़ेगी बेटा, पहले ही बता देती हूँ। तो ऐसे भावनाओं में बिल्कुल मत बहना मेरे साथ। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, सारे अपने एंटीना चालू रखो। चलो अब बताओ, डिफ्लेशन में प्राइस कम हो रहा है, इज इट अ गुड साइन? चीजें सस्ती हो गई यार, मजा आ रहा है हमको तो, क्या दिक्कत है जीवन में? मैं तो कंज्यूमर हूँ, मुझे क्या। हाँ, कंज्यूमर हैप्पी हो जाएगा, कौन दुखी हो जाएगा? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का सेल डिक्रीज। वो ऐसी चीजों में पैसा ही नहीं लगाएंगे जिसकी प्राइस गिर रही है। तुम तो लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ के आए हो ना, प्राइस इंक्रीज सप्लाई इंक्रीज, प्राइस डिक्रीज सप्लाई डिक्रीज। बनाना बंद कर दो। क्यों लगाना है इसमें पैसा जब कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है? तो फिर चीजों का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है बहुत बड़ा गेम इकोनॉमी का, जो हमको 3 चीजें हमको बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए। आउटपुट क्या हो जाएगा? कब? अच्छा मैं एरो लैंग्वेज से पढ़ाती हूँ बेटा मेजरली, है ना, क्योंकि आपको उतना लिखना नहीं पड़ता, फिर उसमें आपको मैं शॉर्टकट बनाना सिखाऊंगी। पूरे पैराग्राफ का भी शॉर्टकट बनाना सिखा दूंगी। एक बार पैराग्राफ पढ़ा, शॉर्टकट बनाया, फिर अगली बार पढ़ना ही नहीं पैराग्राफ। ठीक है। आउटपुट क्या हो जाएगा? डिक्रीज। एम्प्लॉयमेंट क्या होगा? इनकम क्या हो जाएगी? इज इट अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी? नो, दिस इज हैपनिंग इन डिफ्लेशन। आउटपुट डिक्रीज मतलब जीडीपी डिक्रीज, है ना। तो आप जब प्रोडक्शन करना ही नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट रखना ही क्यों? हमने बंद ही कर दिया चाइनीज का काउंटर, कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। नहीं बनाना चाइनीज तो वो शेफ बेचारा बेरोजगार हो गया, अब वो नौकरी ढूंढ रहा है ना। हम वो सामान खरीद रहे हैं जो सिर्फ चाइनीज बनाने के लिए चाहिए था, तो वो शॉपकीपर अब किसको सेल करे? लार्जर इम्पैक्ट देखो बेटा, लार्जर इम्पैक्ट, है ना। तो उसका सप्लाई भी नहीं हो रहा है, हम तो नहीं खरीद रहे वो सारी चीजें, तो हर किसी का उतना अमाउंट ऑफ इनकम क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। व्हाट द पॉइंट? अब ये इनकम कम हुआ, हम तो बात कर रहे हैं यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज।
हमारी कंट्री तो अभी वैसे ही डेवलपिंग इकोनॉमी, हम तो कोशिश कर रहे हैं भाई और तेजी से ऊपर जाए, जीडीपी जाए, कहाँ। तो प्राइस राइज होना या प्राइस फॉल होना, विच इज गुड फॉर द इकोनॉमी, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन? इन्फ्लेशन। तो अगर कोई अब तुमसे बोलता है कि भाई कीमतें बढ़ रही है, दिस इज नॉट अ गुड साइन, नाउ यू विल एक्सप्लेन व्हाई इट इज अ गुड साइन, बिकॉज यू डोंट नो द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। भाई अगर डिफ्लेशन हुआ तो क्या होगा, राइट अगर इन्फ्लेशन होगा तो ये सारे एरो नीचे नहीं, ये सारे एरो कहां जाएंगे, ऊपर, क्योंकि हायर द प्राइस हायर विल बी द सप्लाई, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा और नेशनल इनकम बढ़ेगा, दिस इज हाउ विल ग्रो। बट प्राइस एक लेवल पे बढ़ना चाहिए। आपको नहीं है इतना इन्फ्लेशन का, बाकी इन्फ्लेशन के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं बेटा, वॉकिंग, क्रीपिंग, हाइपर इन्फ्लेशन, 2 डिजिट इन्फ्लेशन, 10 से ज्यादा, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। तो एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ इन्फ्लेशन हर समय इकोनॉमी में होना चाहिए। हाँ, ग्रोथ लाता है, एग्जैक्टली, वेरी गुड, ठीक है। अब आ जाते हैं एक और बहुत ही, हम लोग टाइम हो चुका है, बहुत पढ़ते हो यार तुम लोग तो, मुझे तो पता ही नहीं चला। चलो ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और द थिंग इज दैट विद दिस वर्ड वी विल स्टार्ट द चैप्टर मनी एंड बैंकिंग, ठीक है, ओके। सॉरी, नो, जब हम ये मीनिंग पढ़ेंगे बैंक वाला, तो मनी एंड बैंकिंग का यूनिट भी स्टार्ट कर लेंगे मंडे से, ठीक है। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एन ऑनलाइन क्लास।